नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं युद्ध भूमि। दुनिया की कूटनीति इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और हर मोर्चे पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान 20 साल के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम रोकता है तो अमेरिका समझौते पर विचार कर सकता है। बीजिंग दौरे के बाद दिया गया यह बयान अब वैश्विक राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वाकई शांति की तरफ एक कदम है या ये सिर्फ एक नई रणनीतिक सियासी चाल है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और होर्मुज से लेकर ऊर्जा संकट तक असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ऐसे समय में भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, जहां रूस और ईरान जैसे देश भारत को संभावित मध्यस्थ के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनने जा रहा है? तमाम सवालों पर अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ युद्ध भूमि में। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। एक तरफ अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और होर्मुज स्ट्रेट हर हाल में खुला रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब महाशक्तियों की जंग का मैदान बन चुकी है? क्या होर्मुज संकट दुनिया को आर्थिक तबाही की तरफ धकेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये तनाव कब खत्म होगा? दरअसल मिडिल ईस्ट जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधा असर दिखाने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे से लौटने के बाद बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान 20 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम रोकता है तो समझौता संभव है। बीजिंग दौरे के बाद दिया गया है बयान वैश्विक कूटनीति में नया मोड़ माना जा रहा है। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का नियंत्रण है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि अगर दबाव बढ़ा तो होर्मुज को बंद करने जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। वैश्विक तेल सप्लाई का ये सबसे बड़ी लाइफलाइन है। एशिया और यूरोप की ऊर्जा सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है। तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है और अभी उछाल ही चल रहा है। होर्मुज स्ट्रेट केवल समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। यही वजह है कि अब दुनिया इस संकट का खामियाजा भुगत रही है। होर्मुज संकट का असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ रहा है। पहले सोना चांदी महंगा हुआ, फिर दूध और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई और हालात नहीं बदले तो आने वाले वक्त में सभी चीज़ों पर महंगाई बढ़ना तय है। ट्रंप ने ताइवान मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ताइवान को लेकर किसी बड़े संघर्ष के पक्ष में नहीं है। यानी साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही बल्कि एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर मोर्चे पर शक्ति संतुलन की लड़ाई जारी है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि ना अमेरिका झुकने को तैयार है, न ईरान पीछे हटने के मूड में है और दुनिया की नज़र अब होर्मुज पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह समुद्री रास्ता बंद रहा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया आर्थिक भूचाल महसूस करेगी।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार, डॉक्टर अजिताभ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, यूके देवनाथ साहब है। तीनों से हम समझेंगे और तीनों से हम प्रधानमंत्री के कल के यूएई के विजिट के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं, हम आपको उनका संबोधन दिखा रहे हैं। नीदरलैंड से हमारे क्या क्या समझौते की होने की उम्मीद है और यूएई हमें आगे वाले समय में, अभी का तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी जो है तेल सप्लाई पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण बाधित है, लेकिन आने वाले समय में यूएई कैसे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या वाकई में ट्रंप को कोई संकेत मिला है शी जिनपिंग की तरफ से कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने के पक्ष में वो नहीं है और वो भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार अपने पास रखे, या ट्रंप हवा में बात कर रहे हैं? क्योंकि ना तो ऐसा शी जिनपिंग का कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही चाइना का, और ना ही ग्लोबल टाइम्स जो उनका माउथपीस माना जाता है उसमें कुछ ऐसा छपा हुआ है। देखिए दीपक जी, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो वहाँ पर डिस्रप्शन है, एक जो ब्लॉकेड जो ईरान की इस्लामिक रिजीम ने लगा रखा है और फिर अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड इम्पोज कर रखा है उसके रिस्पांस में, उसकी वजह से चाइना भी गहरे तरीके से उसका व्यापार भी प्रभावित है। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर सबसे अधिक आश्रित है। और ऐसे में चाइना भी इस बात की नितांत आवश्यकता समझता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्मलाइजेशन है, जो डी वेपनाइजेशन है, वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक जरूर इस बारे में चाइना और यूएस के बीच में एक सहमति दिखाई देती है और दोनों ही इस बात को भी मानते हैं कि इस तरीके के जो इंटरनेशनल वाटर वेज में किसी भी तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगाया जाना उचित नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो मैरीटाइम से रिलेटेड जो कानून है उसका वायलेशन है। और वहाँ पर तो टोल टैक्स इत्यादि के बारे में बिल्कुल भी कोई कदम अगर उठाया जाता है तो वो नितांत अनुचित होगा। इस बारे में भी चाइना बिल्कुल क्लियर है। और मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन के लिए चाइना भी अपने जो प्रयास है वो तेज करेगा। और जैसा कि मैं आपके शोज में दीपक जी पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं इस बात को लेकर के आशान्वित हूँ कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो प्रयास हैं वो सभी मिलकर के कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, हमारा अपना राष्ट्र भारत हो। विश्व के सभी राष्ट्र इस बात को की आवश्यकता समझते हैं कि इस रूट का नॉर्मलाइजेशन जल्द से जल्द हो। और मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहता हूँ कि इस रूट का नॉर्मलाइजेशन अगर इसी तरीके से बाधित रहता है तो इससे ईरान को स्वयं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार वो जिसको कहते हैं रेस अगेंस्ट टाइम, वो लगातार अपना जो समय गंवाता जा रहा है और उसमें जो तेल के जो कुएं हैं उसके ठप होने की भी, बंद होने की स्थिति आ सकती है। और एक बार ईरान के तेल के कुएं बंद हुए तो इसको ओपन करने में एक लंबा समय लगेगा, जिससे कि ईरान की जो इकॉनमी, जो पहले से ही बहुत ही हाईली सैंक्शनड इकॉनमी है, पहले से ही वहाँ पर एक बड़ा संकट है, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है और उसको रीओपन करना फिर आसान नहीं होगा। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्मलाइजेशन की जो आवश्यकता है वो ईरान की अपनी स्वयं की भी आवश्यकता है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड की स्थिति है उसको रिजॉल्व कराने में चाइना भी अपनी भूमिका अदा करेगा और ये जो नॉर्मलाइजेशन है आने वाले समय में होने की संभावना है। तो लेकिन जहां तक ईरानियन यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अब 20 वर्षों तक जो मॉरेटोरियम है जो ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम पर, ये तो उन्होंने खुद कहा है, ट्रंप ने खुद कहा है सर। जी, उन्होंने खुद कहा है और ये जरूर एक चेंज है, क्योंकि अभी तक वो इस बात को कह रहे थे कि नहीं, वो चाहते हैं कि परमानेंट तरीके से ईरान इस बात का कमिटमेंट करे कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन यदि उन्होंने 20 वर्षों की एक विंडो रखी है तो वो जरूर ईरान को इसके बारे में विचार करना चाहिए। और ये एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और इसी को हम कहते हैं कि अपनी जो हार्डेंड पोजीशंस हैं उससे जब तक दोनों पक्ष क्लाइम डाउन नहीं करेंगे, थोड़ा एक विन विन फार्मूले की तलाश नहीं करेंगे, थोड़ा अपनी जो पोजीशंस में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं लाएंगे, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। और ये अच्छा है कि ये अमेरिका के अंदर भी अब इस तरीके के रियलाइजेशन आ रहे हैं कि वो 20 वर्षों तक इसको चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कंसेशन अमेरिका देगा
और ईरान का जो इस्लामिक रिजीम का जो अभी भी इसराइल के प्रति जो इंटेंशन है और न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के पीछे उसकी जो मंशा है इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की है, वो अभी भी है। संभव है 20 वर्षों के बाद ऐसा ना हो, तो ये 20 वर्षों का एक विंडो उन्होंने जरूर दिया है और ईरान को इसके बारे में विचार करना चाहिए। और देखिए दीपक जी, सबसे अच्छा तो ये होगा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अपने अप्रोचेज में बदलाव लाए, इसराइल के प्रति अपने अप्रोच में बदलाव लाए, आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और पीसफुल पर्पज यूजेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अगर वो चाहते हैं और अपने इंटेंशंस में बदलाव लाते हैं, तो जरूर उन्हें भी ये मौका मिल सकता है कि वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सिविलियन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करें, जैसा कि प्रेसिडेंट ओबामा के समय की जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उसमें ईरान को ऐसे अनुमति दी गई थी। 3.67% तक का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो ईरान करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन ईरान के जो इंटेंशंस हैं जाहिर है कि न बदलने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और ईरानी न्यूक्लियर डील जो ओबामा की जो डील थी उसे वो बाहर आ गए। लेकिन ईरान यदि फिर से अपने कॉम्प्रिहेंसिव कमिटमेंट को करता है जिसमें कि यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में, इसराइल के बारे में, आतंकवाद को के समर्थन को त्यागने के बारे में वो कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाता है, जो कि इसको अवश्य उठाने चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब अगर उन्हें 20 वर्षों का अब अगर समय दे रहा है तो जरूर उसको इसके बारे में उन्हें विचार करना चाहिए। ईरान के इस्लामिक रिजीम को भी इस बारे में अपने जो हार्ड एंड पोजीशन है उससे क्लाइम डाउन करना चाहिए, कंप्रोमाइजेस की तरफ बढ़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि इस तरीके की बुद्धिमत्ता अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम में भी आती है दीपक जी, तो ये तभी एक डील हो सकती है और इसके संकेत अमेरिका दे रहा है। अमेरिका संकेत दे रहा है, लेकिन डॉक्टर अजीताभ, आपको लगता है 20 साल ईरान मानेगा? और दूसरी, क्या ईरान इजराइल के लिए अपने अप्रोच को बदलेगा? क्योंकि इजराइल को जड़ से मिटाना, मेरे ख्याल से यही चूरन बेच बेच के ईरानी रिजीम जो है वो शिया मुल्क से पैसा इकट्ठा कर रही है, मुसलमान मुल्कों से पैसा इकट्ठा कर रही है। देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये ट्रंप की हताशा, निराशा और एक तरह से हार का प्रतीक है। जो 20 साल की वो बात कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है रियल। ईरान को रियल में, सही में ये करना चाहिए, 20 साल तक उसको बंद करके रखना चाहिए अपना प्रोग्राम। तो भाई, आपने पिछले साल जो पिछले 2016 में जो एग्रीमेंट ईरान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था उसमें भी तो था 15 साल का प्रोविजन, तो आपने फिर लड़ाई ही क्यों की? अगर यही 15, 20 और 5, 10 के बीच में आपको खेल खेलना था तेल का, तो आप इस दुनिया को जिस मुकाम पे आपने लाके छोड़ दिया है, ये क्यों किया? किसके लिए किया? आखिर जब आपको अपनी प्रभुसत्ता दिखानी है, इतिहास पुरुष बनना है, सिर्फ यही अपनी महत्वाकांक्षा और अड़ियलपन रुख के कारण आज ट्रंप ये दुनिया को भी भुगत रहे हैं। और ऐसा नहीं है ट्रंप इससे अछूते हैं, अमेरिका में भी जो हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो उनका मिड टर्म इलेक्शन का स्टेक एक तरह से समझिए कि उनका खतरे में आ गया है। और खास करके चाइना में जो उनकी विफलता है, उससे अगले मिड टर्म में नवंबर में वो जीतेंगे, इसमें भी संदेह हो रहा है। और इस तरह से बयानबाजी वो बार बार बदलते हैं और अब तो पलटने की उनकी आदत और बीमारी एक तरह से कहिए हो गई है। ये ईरान के लिए भी कहीं ना कहीं वो ठगा महसूस कर रहा होगा, जिस तरह का अप्रोच उन्होंने ले रखा है। रही बात की दुनिया में जो अभी जिस तरह का अशांति का माहौल है, और उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अड़ियल रुख तो ईरान की तरफ से भी है। और आज इसी का नतीजा है कि ईरान खुद तो सफर कर ही रहा है। $50 करोड़ कह रहे हैं, एक जो खबर आई है, इनफैक्ट राष्ट्रपति ट्रंप ने ही क्लेम किया कि डेली का ईरान को लॉस हो रहा है। तो दूसरी तरफ चाइना भी लॉस में चल रहा है। एक तरफ वेनेजुएला से उसका जो सस्ते वो तेल खरीदता था, वेनेजुएला से, ईरान से, वो दोनों ठप पड़ा हुआ है। तो उसकी जो इकोनॉमी फ्यूल करती थी वो एक तरह से ठप हो गया है। उसका व्यापार, इतना जो पूरा व्यापार का साम्राज्य चीन ने खड़ा कर रखा है, वो भी कहीं सा ठहरता सा दिख रहा है। तो ऐसे में बुद्धिमत्ता सबके लिए है कि निगोशिएटिंग टेबल पे आए और डील की बजाय डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करें और दुनिया को एक पटरी पे लाएं। जिस टॉर्चर एक तरह से कह लीजिए दुनिया को इन्होंने किया है, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप को मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। उनकी हठधर्मिता और एक तरह से कहिए जो दूरदर्शिता की वजह से ये सारा मामला दिख रहा है। ट्रंप की हठधर्मिता और दूरदर्शिता,
ग्रुप कैप्टन साहब, आपको कोई उम्मीद दिखी? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ट्रंप और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होगी तो शायद होर्मुज स्ट्रेट खोलने का रास्ता निकलेगा, शायद ईरान पर इतना दबाव आएगा और ट्रंप इसको चाइना की धरती से ही कहना चाहेंगे कि एक बार फिर बातचीत होगी और चाइना के कहने पे होगी, क्योंकि पहली बातचीत भी चाइना के कहने पर ही हुई थी। क्या कुछ हासिल हुआ इन 2 दिनों में ट्रंप को, या मोटे तौर पे वे खाली हाथ है? क्योंकि क्लेम यूएस की तरफ से हुआ है और चाइना ने कुछ नहीं कहा अभी तक इस पूरे मसले पर। जी हाँ दीपक जी, जहां तक रूस जहां तक अमेरिका की बात है, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक अविश्वास का माहौल तैयार हो रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के लिए जा रहे थे तो काफी लोगों ने अमेरिका में ही पूछा था कि वो आखिर जा क्यों रहे हैं चीन में, शी जिनपिंग से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि चीन ने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया था कि वह ईरान के और अमेरिका के युद्ध के बीच में मध्यस्थता करना चाहता है। चीन से कोई भी ऐसा इंडिकेशन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है कि वह अमेरिका के कहने पर ईरान को कंट्रोल में लाना चाहते हैं या ईरान को अमेरिका की जो शर्तें हैं उनको मानने के लिए बाध्य करना चाहते हैं या समझाना भी चाहते हैं। अब हो क्या रहा है देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि 20 साल के लिए, तो वो खुद ही कंफ्यूज आ गए हैं। 20 साल में वो चाहते क्या है, क्या हासिल होगा? क्या ईरान 20 साल के अंदर ये तय कर लेगा कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा? दूसरी बात, क्या 20 साल के बाद अमेरिका यह समझ रहा है कि वह ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दे देगा? तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नहीं क्लियर हैं कि 20 साल के बाद वो चाहते क्या हैं। ईरान तो चलिए 20 साल नहीं तो 15 साल पे साइन कर देगा। ईरान का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि 15 साल के बाद हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। नहीं, तब तक ट्रंप नहीं रहेंगे ना ग्रुप कैप्टन साहब। ट्रंप अपने टाइम का एश्योरेंस चाहते हैं। हाँ, मेरे बात कुछ भी हो, ये भी एक एंगल आ रहा है कि ट्रंप यानी अमेरिका में जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, मागा के जो सपोर्टर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके कैलकुलेशन में ये है कि 20 साल के अंदर अमेरिका ईरान की सत्ता में परिवर्तन ले आएगा, चाहे वो ईरान के खुद के लोग अंदर से ले आए या अमेरिका बाहर से एक नई सत्ता बिठाए। तो 20 साल का शायद ट्रंप तो नहीं रहेंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं वो शायद इस कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं कि 20 साल के समय के अंदर CIA और मोसाद मिलकर ईरान में एक नई सत्ता ले आएंगे जो कि अमेरिका के इशारों पर ही चलेगी, और जो कि सत्ता पे आते ही सबसे पहले कहेगी कि ठीक है, हम न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, चीन ने क्या अभी तक कोई बयान दिया है? नहीं दिया है। कोई इंडिकेशन है कि चीन ने 1 या 2 सेंटेंस भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना मानते हुए ईरान की तरफ भेजे हैं? कुछ नहीं भेजा है। क्या चीन ने अभी तक ईरान को बोला है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ? ईरान तो पहले भी नहीं बना रहा था, चीन को भी मालूम है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप चीन से क्या उम्मीद करते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि चीन के कहने पर 400 किलो यूरेनियम ईरान अमेरिका को हैंडओवर कर देगा? दोनों ही सवाल नहीं उठते। पहली चीज तो चीन नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा? और दूसरी चीज, क्यों चीन के कहने पर ईरान 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को दे देगा? तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने जो ये जो पूरा का विजिट था 48 घंटे का, जो कि टोटली फेल हो गया जहां तक ईरान की बात है, उसमें बढ़ चढ़कर बयानबाजी दे रहे हैं, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर अजिताभ के पास चलता हूं। डॉक्टर अजिताभ, आपको लगता है कि चाइना की ट्रंप और शी जिनपिंग की विजिट से कुछ निकला है? कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है दोनों के बीच आने वाले समय में, या आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप तो एक तरीके से शी जिनपिंग के सामने पूरी तरह से झुक गए? मुझे तो यही एहसास हुआ, क्योंकि आपको पता है दोनों की कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन जब ताइवान का सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से तो वो हक्के बक्के रह गए।
उनको पता नहीं था, बगले झांकने लगे। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति इस सिचुएशन में क्यों आ गया चाइना में, बीजिंग में? देखिए दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से जो देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध शुरू किया ईरान के साथ, और युद्ध कोई शुरू करता है तो ये मान के चलता है कि वो विजयी होगा। यहाँ पे उनकी 2 महीने से ज्यादा होने के बावजूद भी उस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला। अमेरिका बैकफुट पे आ गया, और उन्होंने शायद सोचा होगा कि चीन जाएंगे तो एक विजयी देश के रूप में जाएंगे, वो तो होने से रहा। यहाँ पे तो एक तरह से वो फंस गए, उनके हथियार भी गए हैं, उनकी जो आप कह लीजिए एक तरह से जितना वो कह रहे हैं 29 अरब रुपया डॉलर वो कह रहे हैं खर्च हुआ है, जबकि खर्च तो 500 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका ने 500 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका ने इस युद्ध में ऑलरेडी खर्च कर चुका है। तो उनका पैसा भी गया, उनके हथियार भी गए, उनकी इज्जत भी गई, बच क्या गया वो। और ऐसे में अगर वो सोच रहे हैं कि वो नोबेल प्राइज जीत जाएंगे, एक तरफ 8 युद्ध कर रहे हैं कि क्लेम किया उन्होंने कि हमने तो बंद करवा दिया जी, 9वां 10वां उन्होंने ही शुरू किया, और वो दोनों कहाँ पे है। आप यूक्रेन में देख लीजिए क्या हो रहा है, आप ईरान में देख लीजिए क्या हो रहा है, हर जगह उनके फेल्योर की दास्तान लिखी जा रही है। इस पे एक किताब लिखी जाएगी, उनके जो कारनामे हैं, काले कारनामे मैं कहूंगा। और चीन में जब वो गए तो वो उनके हाव भाव से, उनके चाल से दिख रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज से पूरा मीडिया भरा पड़ा है किस तरह से उनको इंटरप्रेट किया गया है कि वो एक दबे सहमे से पर्सनालिटी के रूप में दिख रहे थे। और दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें दीपक जी, तो चीन का तो कद बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देख लीजिए पिछले 6 महीने में, दिसंबर से अभी तक 6 महीने के अंदर जो विश्व के 3 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो अमेरिका विजिट कर चुके हैं। अब फिर से 20 तारीख को रूस के राष्ट्रपति भी वहां जा रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के चारों जो कह रहे हैं मेंबर, और 5वां तो चीन ही है, ये लाइन लगा रहे हैं। इसके अलावा अब ये भी खबरें आ रही हैं कि 24 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति भी शायद अमेरिका जाएंगे, इसी भी खबर की पुष्टि हुई है एज ऑफ नाउ। तो आप देख लीजिए हासिल क्या हुआ इनका। एक तरफ वो चीन से जो अभी 5T जो 5T कहते हैं, ट्रेड की बात कीजिए, टैरिफ की बात कीजिए, ताइवान की बात कीजिए, कहीं भी उनका तो दिख ही नहीं रहा है कोई बोलते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मैं 3T की बात करूंगा यहाँ पे, और प्लीज उस पर ध्यान दिया जाए, वर्ल्ड उसको भूल चुका है। तियानमन चौक जो हुई थी 1989 में दुर्घटना, लाखों लोगों का भविष्य अधर में चीन के अंदर हुआ था। लोकतंत्र की बात, ह्यूमन राइट्स की बात, फ्री स्पीच की बात, तिब्बत से लेके हांगकांग तक अभी क्या हो रहा है, दुनिया उसकी बात नहीं कर रहा है। चीन को इस पे शिकंजे में कसा जा सकता था, ट्रंप उसको भूल गए हैं। जो उसने अत्याचार अपने लोगों पे किया है और दुनिया में जो जिस तरह से किया है, डोकलाम से गलवान तक जो इंडिया को जिस तरह से परेशान किया गया, जब उसको भी नहीं भूला जा सकता। ऐसे में चीन को रोकना, चीन को कंट्रोल करना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका का भी दायित्व बनता है, और अमेरिका नहीं तो पछताएगा। ताइवान में अभी तो एक ट्रेलर है, चीन की जो मंशा है ताइवान में, कहीं वो पूरा होते दिख रही है ट्रंप की कमजोरियों से, और इसकी वजह से अमेरिका भी कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको भी कमजोर किया है। ठीक है, अमेरिका क्या कमजोर हुआ है समझना पड़ेगा। आने वाले समय में क्या भारत से कोई उम्मीद होनी चाहिए? क्योंकि भारत भी घरेलू मोर्चे पर जो आर्थिक संकट है, जो एनर्जी संकट है, जो रुपए की कीमत गिर रही है उसका संकट है, जो दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ रहा है, उसका संकट है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ईरान भी उम्मीद करता है, रशिया भी उम्मीद करता है कि भारत कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है। इन्हीं तमाम चीजों पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।